वेलकम गाइस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर टॉप एमसीक्यूज केमिस्ट्री के लिए। ठीक है। आपकी जो जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है आपका, उसमें आपको दिया हुआ है जनरल साइंस। और जनरल साइंस में क्या टॉपिक्स होंगे वो आपको नहीं दिए। इट मीन्स आपका साइंस का पोर्शन जो है उसमें से आपको 10 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें से 3-4 मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट से होंगे, फिजिक्स से हो सकते हैं, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, और 3-3 मार्क्स के बाकी 2 सब्जेक्ट से। तो हम क्या करेंगे, अब टाइम इतना नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज की सीरीज लेके आए हैं आपके लिए। आज हम केमिस्ट्री के 20 एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। इसी तरह 20-20 करके हम 100 एमसीक्यू करने वाले हैं केमिस्ट्री के, 100 एमसीक्यू करने वाले हैं फिजिक्स के, और 100 करने वाले हैं बायोलॉजी के। सो टोटल 300 एमसीक्यू। और इन 300 एमसीक्यूज में जो मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा साथ में, ये सारा अगर आपने देख लिया, पढ़ लिया, तो आपके 8-9 मार्क्स जनरल साइंस में से कहीं नहीं गए। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड। ठीक है। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं वेपर स्टेट। वेपर स्टेट मतलब गैसी स्टेट में। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। वेपराइजेशन हो जाता है जब लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। सॉलिडिफिकेशन होता है जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। और कंडेंसेशन होता है जब हम किसी गैस को वापस कन्वर्ट करते हैं किसमें, लिक्विड फॉर्म में, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज। अभी मैंने बताया सब्लिमेशन होता है जब सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं हम किसमें, गैसी स्टेट में। अब सभी सॉलिड्स को आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते गैसी स्टेट में। ठीक है। कुछ ही सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनकी हम सब्लिमेशन कर सकते हैं। आपको इनमें से बताना कौन सा ऐसा सॉलिड है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, नेप्थेलीन। नेप्थेलीन एक ऐसा सॉलिड है जिसकी सब्लिमेशन आप कर सकते हो, दैट इज उसको आप डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट आप कन्वर्ट कर सकते हो टू दी गैसियस स्टेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट एवेपोरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। गैसेस की ये बात कर रहा है। गैसेस के केसेस में याद रखना, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैसेस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, बिकॉज गैसेस के लिए टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का तो यहाँ पे जिक्र नहीं है, बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करेंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। दूर भागने का मतलब हो गया कि उनकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, दैट इज वो एक्सपैंड कर जाएंगे, तो एक्सपेंशन इंक्रीज होगी एक बात। दूसरी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से उनकी डिफ्यूजन भी ज़्यादा हो जाएगी। डिफ्यूजन का मीनिंग होता है किसी जार में अगर आपने एक गैस को बंद किया हुआ है और उसमें एक होल कर दिया, अब उस होल से गैस डिफ्यूज होगी, दैट इज लीक होगी। तो जो रेट ऑफ लीकेज होगा उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब रेट ऑफ लीकेज ज़्यादा कब होगा, जब अंदर वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा एक्टिव होंगे। ज़्यादा एक्टिव का मतलब वो ज़्यादा मूव कर रहे होंगे, दैट इज उनकी काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उसकी वजह से गैसेस एक्सपैंड करेंगी, एक्सपैंड करने की वजह से उनकी डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगी। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करो तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है। आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बट 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो केल्विन में आंसर दिया है यहाँ पे। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना होता है, इसको आप याद रख लो। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में अगर बोलो तो केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 0 प्लस 273, दैट इज 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 100 और केल्विन में 373। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर स्टेट ऑफ मैटर। आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पता होनी चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा भी होती है, और एक बोस-आइंस्टाइन जो रिसेंटली डिस्कवर हुई है। ठीक है। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए पार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज वेरी लेस, ये तो करेक्ट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है सॉलिड्स में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, और उससे कम होती है लिक्विड में और गैसेस में सबसे कम। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ये भी ठीक है। प्लाज्मा जो एक स्टेट ऑफ मैटर है, इसकी डेफिनेशन यही है, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं उसमें, ये भी ठीक है। सी पार्ट, द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस, तो ये भी ठीक है। प्लाज्मा जो है वो ग्लोज करता है, डिपेंड करता है वो किस गैस से जनरेट हुई है। और डी पार्ट, बोस स्टाइन कंडेंसेट, ये 5th फॉर्म जो रिसेंटली अभी डिस्कवर हुई है, 5th फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है। बोस इंस्टाइन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, तो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज जो बोस इंस्टाइन कंडेंसेट है वो कैसे फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है बाय कूलिंग, हीटिंग की जगह कूलिंग आएगा यहाँ पे, बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी बहुत लो हो, उसको आप बहुत ज़्यादा कूल कर दो, तो जो स्टेट ऑफ मैटर है वो एक बिल्कुल अलग सी स्टेट ऑफ मैटर आती है, ना ही वो सॉलिड होती है, ना ही लिक्विड होती है, ना ही गैस होती है, तो उस स्टेट ऑफ मैटर को हम बोलते हैं बोस इंस्टाइन कंडेंसेट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड।
सो आपको अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, दैट इज उसकी लिक्विफिकेशन करनी है। क्या करनी है? उसकी लिक्विफिकेशन। अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं, और उसको कंडेंसेशन भी बोलते हैं। गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कंडेंसेशन भी बोलते हैं, लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। सो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो उसके लिए आपकी जो कंडीशन होनी चाहिए, आपका प्रेशर जो है वो होना चाहिए आपका हाई, और टेम्परेचर जो है वो आपका होना चाहिए लो। तो ए पार्ट ही आपका आंसर है, ठीक है। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है। किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट अगर करना है आपको, तो प्रेशर हाई कर दो, टेम्परेचर को लो कर दो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? लिक्विड में। क्वेश्चन नंबर 7, एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल इज। आपको पता है जो मेटल्स होते हैं वो यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मेटल्स जो भी होते हैं वो यूजुअली हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बट एक ऐसा मेटल है जो नॉन लिक्विड होता है, वो सॉरी लिक्विड होता है, और वो मेटल होता है मरकुरी। सो मरकुरी बी पार्ट में भी है, सी पार्ट में भी है। अब नॉन मेटल पे आ जाओ। नॉन मेटल सॉलिड में भी होता है, गैसेज में भी होते हैं कुछ, और कुछ लिक्विड में भी होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो होता है ब्रोमीन। सो आपका सी पार्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। नॉन मेटल आप याद रखना, नॉन मेटल में आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, क्लोरीन जो होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है, और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम दी मिल्क। मिल्क से जो हम क्रीम निकालते हैं, दैट इज, देखो मिल्क में ज़्यादातर वाटर ही होता है, पानी ही होता है। मिल्क में पानी होता है और फैट्स होते हैं और प्रोटीन होता है। वो फैट्स और प्रोटीन जो होते हैं उसको अलग कर दो, और पानी को अगर अलग कर दे, ठीक है, तो वो जो अलग होके आता है उसको हम क्रीम बोलते हैं, जिसमें फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं। तो किस मेथड से हम मिल्क के क्रीम को अलग करते हैं? तो वो प्रोसेस आपका होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या प्रोसेस होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। ए पार्ट, सेंट्रीफ्यूगेशन एक फिजिक्स का कंसेप्ट है कि किसी भी चीज़ को अगर सर्कुलर मोशन में आप घुमाओगे तो क्या होगा? एक फोर्स लगती है ओड वाट्स। तो उस ओड वाट्स फोर्स की वजह से क्या होता है? पानी और क्रीम दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। क्रीम अलग हो जाती है, ठीक है। ऐसे घुमाते हैं ना, घुमाते हैं जब, तो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जिसकी वजह से क्रीम अलग हो जाएगी। सो सेंट्रीफ्यूगल। सो सेंट्रीफ्यूगेशन इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द फिजिकल चेंज। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है अबाउट द फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपको डिफरेंस ये होता है कि फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट चेंज होती है, ठीक है। कोई भी केमिकल चेंज उसमें नहीं आता। मतलब जो कंपाउंड है उसकी कंपोजिशन सेम रहती है, उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट, मतलब उसकी अपीयरेंस जो होती है वो चेंज होती है फिजिकल चेंज में, और कुछ भी चेंज नहीं होता। और केमिकल चेंज में तो पूरा वो उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टीज सब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में आपको याद रखना, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, जब आप पानी लगाते हो रेफ्रिजरेटर में तो वो क्या बन जाता है? आइस बन जाती है। तो ये चेंज हुआ, चेंज तो हुआ है, बट ये कौन सा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। इसमें सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुई है, लिक्विड टू सॉलिड हो गया वो, बाकी उसकी कंपोजिशन अभी सेम है। वाटर जब वो लिक्विड था तब भी वो H2O ही था, अब वो सॉलिड है, अभी भी वो उसकी जो कंपोजिशन है वो H2O ही है, प्रॉपर्टीज भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो गया, उसका अपीयरेंस चेंज हो गया, ठीक है। सो देर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, ये तो ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना है। फिजिकल चेंज में कोई एनर्जी का गेन और लॉस नहीं होता। इट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, परमानेंट भी नहीं होता। अगर पानी को आपने बर्फ बनाया, बर्फ को वापस पानी नहीं बना सकते, क्या बना सकते हैं? सो ये भी नहीं है, परमानेंट चेंज होता ही नहीं। परमानेंट चेंज होता है केमिकल चेंज, एक बार कोई कंपाउंड केमिकली चेंज हो गया फिर उसको वो परमानेंट हो जाता है, ठीक है। सी पार्ट, कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस रिमेन सेम, ये भी ठीक है, कंपोजिशन सेम रहती है, कंपोजिशन बिल्कुल चेंज नहीं होती है, सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, इट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्परेरी होगा, ठीक है, और वो रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल नहीं होगा। अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया उसको वापस हम सॉलिड से लिक्विड भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी तीनों ट्रू थे। क्वेश्चन नंबर 10, द एटॉमिक सिंबल ऑफ सिल्वर। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का आपको सिंबल आने चाहिए। तो सिल्वर का जो सिंबल होता है वो होता है AU, गोल्ड का होता है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23, 10 रेज़ टू पावर 23, ये रेज़ टू पावर में 23, तो ये बी पार्ट हो जाएगा। 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का आपको केमिकल फार्मूला बताना है। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वाशिंग सोडा भी बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है Na2CO3। Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका कॉमन नेम होता है वाशिंग सोडा। तो ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स और उनके कॉमन नेम्स और उनके फार्मूलेज ये आपको आने चाहिए, ठीक है। ये NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, वो होता है NaHCO3। तो ये केमिकल कंपाउंड्स, उनके कॉमन नेम्स और उनके फार्मूलेज ये आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मासेस आने चाहिए, ठीक है। एटॉमिक मासेस आपको न्यूमेरिकल्स में भी यूज होंगे। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो होता है वो होता है 35.5, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर, 35.5। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ हीलियम। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना आना चाहिए, उसके लिए आपको बस उस एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। जैसे हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। अब एटॉमिक मास का मीनिंग ये होता है कि हीलियम का एटॉमिक मास 4 होने का ये मतलब हो गया कि हीलियम का अगर आप 4 ग्राम लोगे तो वो 1 मोल बनाएगा। 1 मोल की ये डेफिनेशन है।
जो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है उतना ग्राम अगर वो एलिमेंट आप लोगे तो वो उतना ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट वो बनेगा आपका 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। 1 मोल भी एक यूनिट है, ठीक है। सो यहाँ पे 40 ग्राम दिया। अब हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, अगर 4 ग्राम में 1 मोल है तो 40 ग्राम में कितना मोल होगा? 40 ग्राम में हो जाएगा आपका 10 मोल, ठीक है। आपको बस एटॉमिक मास पता होना चाहिए तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, फिर से नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करने हैं। 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, सोडियम का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास होता है सोडियम का 23, और एटॉमिक मास 23 का मतलब हो गया कि अगर सोडियम का आप 23 ग्राम लेते हो, 23 ग्राम ऑफ सोडियम मेक्स 1 मोल, तो 46 ग्राम कितना बनाएगा? 46 23 का डबल है, 2 मोल बन जाएंगे। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 मोल्स। क्वेश्चन नंबर 16, बोस इंस्टाइन कंडेंसेट हैव फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। हाँ, इसका यही आंसर है, वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। ये आपने याद रखना है। बोस इंस्टाइन कंडेंसेट जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है, वेरी लो। क्वेश्चन नंबर 17, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, अभी मैंने बताया ये गैसेस की बात कर रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे वर्ड आएगा तो समझाना गैसेस की बात हो रही है, बिकॉज सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो रेस्ट पे ही होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी अप्रॉक्सीमेटली रेस्ट पे ही होते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अप्रॉक्सीमेटली जीरो ही होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे आएगा समझाना गैसेस की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, अभी बताया था, टेम्परेचर, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा गैस का उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ वी बर्न ग्रेफाइट तो क्या होगा? अब याद रखना, ये किसी भी चीज़ को आप जलाते हो तो कुछ ना कुछ रेजिड्यू बच जाता है, दैट इज एशिश, है ना। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट है जिसको जलाने पे कुछ भी रेजिड्यू नहीं बचता, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार जेकेएसएससी में आया भी है। इफ़ वी बर्न ग्रेफाइट नो रेजिड्यू विल बी लेफ्ट, सो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डायमंड इज लस्चरियस बिकॉज, डायमंड जो है वो लस्चरियस क्यों होता है, मतलब चमकदार क्यों होता है? बिकॉज उसमें से जब लाइट उसमें से पास होती है तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है उसमें, ठीक है। एक प्रोसेस होता है फिजिक्स का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से वो चमकता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए किसी मटेरियल से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी हाई होना चाहिए, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है जिसकी वजह से वो चमकता है। बिकॉज डी पार्ट इसका आंसर, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी हाई। क्वेश्चन नंबर 20, द आइसोटोप यूज टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एक आइसोटोप है एक एलिमेंट का जो यूज होता है फॉर ब्रेन ट्यूमर, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसर, तो वो होता है कोबाल्ट का एक आइसोटोप होता है, कोबाल्ट 60 करके, उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ पार्ट, दैट इज डी, कोबाल्ट 60। सो ये थे आज के लिए 20 MCQ। 20 MCQ हम रोज़ लाएंगे, तो ये आप रोज़ वीडियो वॉच करो तो आपके केमिस्ट्री साइंस पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।